कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। एक बार फिर से हम लोग जो बीच में बीपीडीओ वीडियो की होमवर्क की क्लासेस चल रही थी वो थोड़ा सा मिस हो गई हैं 2-3 दिन से, ठीक है। वो जब कभी भी ऐसा होता है, आप ध्यान से एक चीज़ सुनना, अगर आपको लगता है कि यार सर ने आज क्लास नहीं दी बीपीडीओ वीडियो वाली या कुछ ऐसी बात होगी या किसी वजह से मिस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग और मुहावरे, लोकोक्ति, हिंदी में इतना बड़ा सेक्शन है। इन सबको मिला के 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप मानते हैं ना। तो जिस दिन मेरी मतलब इस टाइप की आपको डेली बेसिस वाली क्लासेस नहीं मिलती, जिसमें मैं होमवर्क वगैरह करा रहा हूँ, वो मतलब होमवर्क वाले टॉपिक देता हूँ, वो अगर नहीं मिलता है तो आप इन चीज़ों को कवर कीजिए, ठीक है। दूसरी बात देखना, लग रहा होगा कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं आजकल, ये है वो है। सर पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से, लगभग 1 जुलाई से, 1 महीना आपको एडजस्ट करना है इसे, ठीक है। 1 जुलाई से मतलब आपको कंप्लीटली वाली जो तैयारी है वो कराई जाएगी, आपको स्टडी कराई जाएगी। लेकिन क्योंकि इस मंथ 15 से 20 दिन तो मैं छुट्टी में ही हूँ, जून में, ठीक है। अभी तो यही हूँ मैं जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे छुट्टी जाना है, तो उस टाइम पे मैं छुट्टी पे रहूँगा तो मैं कहाँ क्लासेस पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के बीच हर दिन अवेलेबल रहूँगा, इतना भी तय है, ठीक है। भले कैसे ही रहूँ, कुछ भी समझाऊँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों से दूर जा रहा हूँ, आप लोगों के बीच अवेलेबल रहूँगा। बट जो क्लासेज हैं लगभग जुलाई से शुरू होंगी बच्चों आपकी, ठीक है। उसके बाद वीडियो भी निपट जाएगा। तो कभी किसी केस में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो आप खुद भी होमवर्क वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए, जो हम लोग गद्य पद्य वाला पोर्शन कर रहे थे, सबसे पहले उसमें देखो कबीर हो गया था, सूर हो गया था, नीचे राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया था, ऊपर प्रेमचंद भी हो गया, तुलसीदास भी हो गया। आज आपको मीरा और रसखान करना है किसमें, पद्य में, और जबकि आपको गद्य में करना है बच्चों महादेवी वर्मा और शिवानी, ठीक है। देखो हिंदी में 2 सेक्शन है, एक को बोलते हैं नीचे सबसे लास्ट वाला पद्य और गद्य, तो इसको गूगल से पढ़ोगे तो उतना बेटर है, ठीक है। देखो आपको पद्य वाले सेक्शन में 2 टॉपिक पकड़ने हैं बच्चों, अब थोड़ा सा स्पीड हम लोगों को बढ़ानी होगी। इसमें आप लोग किस किस को करेंगे, एक करेंगे किसको, 3 मीरा और रसखान को, ठीक है। किस किस को करेंगे, मीरा और रसखान, मीरा और रसखान, ये दोनों को आज आप क्या करोगे, तैयार करोगे इनके बारे में। और नीचे आपको पढ़ना है किसके बारे में, महादेवी वर्मा और शिवानी, ठीक है। महादेवी वर्मा प्लस शिवानी, इनके बारे में आज तैयार करोगे। और सोर्स, एक तो जो मैंने आपको कराया हुआ है पहले, उसका आपके पास कंटेंट होगा, दूसरा सोर्स रहेगा इसका गूगल में विकिपीडिया, ठीक है, यहाँ से। और इसमें क्योंकि सिलेबस में पहले ही लिखा है एनसीईआरटी, अगर आपके पास एनसीईआरटी के नोट्स हैं इसके तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, महादेवी वर्मा एनसीईआरटी ऐसे लिख देना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का टॉपिक दिख जाएगा, शिवानी एनसीईआरटी लिख देना गूगल पे, तो आपको एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक होगा उसमें दिख जाएगा। इसके अलावा डेली की तरह जो मैं आपसे कहता हूं, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय प्लस मुहावरे या लोकोक्ति, ये आपके डेली की हैबिट में होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। यानी इसमें एक क्या पढ़ना चाहिए, आपकी हैबिट पढ़नी चाहिए। अब क्योंकि ये देखो, अब आप आज टोटल आज का काम देखोगे तो ये पूरा टॉपिक पढ़ने में आपको 30 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि इसके तो आपके पास नोट्स बने होंगे ना। अधिकांश छात्र क्योंकि री एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज के आपने पहले से ही नोट्स बना के अपने पास रखे होंगे, तो 30 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं। इस पूरे सेक्शन को अगर आप पढ़ोगे, 2-2, 3-3 शब्द, 2 शब्द 30 मिनट से इसमें ऊपर भी नहीं लगने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अनावश्यक समय नहीं व्यतीत करना है। जैसे विलोम 7-8 विलोम देख लिए, 2-4 पर्यायवाची देख लिए, 1-2-4 तत्सम तद्भव देख लिए, थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय, ये टोटल मिला के 30 मिनट, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था आप दोबारा हिंदी क्या करना शुरू करोगे, रिवीजन। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे कहा था भाषा और हिंदी भाषा के विकास वाला टॉपिक सही से तैयार कर लेना, फिर आज आपको लिपि एवं वर्णमाला वाला टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। लिपि जितना कर सकते हो प्लस वर्णमाला, ठीक है। अब तो आप लोगों के लिए बहुत, और ये भी कितना लगेगा, अधिकतम रिवीजन करने में 30 मिनट। आप टच में बने रहोगे। हिंदी में देखो एक ही दिन में कितने सेक्शन हो जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो हिंदी इस तरीके से आज आपको क्या करना है, रिवीजन करना। और बच्चों सबसे बेहतर तरीका भी यही है, आप कितनी चीजें ढूंढते रहिए, वही नहीं होना चाहिए कि ढूंढते रह जाओगे वाली बात। आप अपने तरीके से, अपने स्तर से आप जारी रखिए चीजों को, चीजें आपको बेहतर से बेहतर मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखना बच्चों, हिंदी के अलावा जो अगली चीज आती है वो आती है आपकी उत्तराखंड वाला सेशन, ठीक है। उत्तराखंड के सेशन में मैंने आपसे क्या कहा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिला सीरीज आपकी तैयार है, इंडिविजुअल टॉपिक तैयार है, उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए आप, ठीक है। आप 1949 जब टिहरी का भारत में विलय हुआ था वहां तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी उत्तराखंड के पोर्शन पे जितना आपको दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कंप्लीट और यूके हिस्ट्री कंप्लीट, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपने रिवीजन की है और डेली
डेली आपको इसको रिवीजन कर रहे हो। जब ये सब रिवीजन कर रहे हो तो 10 मिनट सॉरी 10 मिनट और 10 मिनट, तो इन तीनों को मिला के 30 मिनट तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद डेली की तरह परीक्षा वाणी पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। परीक्षा वाणी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं चेक करता हूँ मैंने कहाँ तक आपको दिया था। आप इसके बाद सीधे आ जाइए बच्चों उत्तराखंड, ये पूरा आपने रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ 3rd चैप्टर तक, जहां पे आपका उत्तराखंड प्रशासनिक वगैरह ये सब चीजें था, स्थानीय स्वशासन वगैरह सब कुछ दिया था, और उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल था, परीक्षा वाणी से मान के चलो कंप्लीट है। तो 4th चैप्टर में आज आपको इंट्रोड्यूस होना है भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं, उत्तराखंड के कितने भौगोलिक मतलब क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, हिमालयी राज्य की अवधारणा कब था, उत्तराखंड का पामीर क्या है, हिमालय के अलग अलग क्षेत्र में कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कौन से बुग्याल कहाँ पे हैं, कौन सा शिखर किसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, एक अनुमान, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा किन इलाकों में ज्यादा होती है, प्राकृतिक आपदाएं कब आई क्या आई, उत्तराखंड की जलवायु किस तरीके की है, ये चीजें आपको ध्यान में रख के इस पूरे चैप्टर को बच्चों रिवीजन करना है। आपदा के कारण, समस्या समाधान, आप जैसा हो पढ़ लेना। यानी 4th चैप्टर आज आपको परीक्षा वाणी का कंप्लीट रखना है, और उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा इस चैप्टर का नाम है। यानी कंप्लीट अगर आप इस चैप्टर को रखोगे तो आप लोगों के लिए ही फायदा होगा, ठीक है। तो परीक्षा वाणी में क्या करोगे, क्योंकि स्पीड तो बढ़ानी होगी बच्चों, ठीक है। 4th चैप्टर पढ़ोगे परीक्षा वाणी से, और जैसे ही आपने परीक्षा वाणी से 4th चैप्टर पढ़ा तो आपको इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखने वाली है बच्चों। क्या वो चीज ये है कि आप इसके जो 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर तक, यानी 1 से 2nd 3rd एंड 4th, 2nd 3rd एंड 4th चैप्टर, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक है। इन चैप्टर्स का आप क्या करोगे, पहले चैप्टर से 1 लाइनर, जो फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया है 1 लाइनर दिया है, उसको क्या कर लोगे, आज तैयार कर लोगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर समय, मैंने क्या कहा सिर्फ 30 मिनट इस पोर्शन को देना है। इस चैप्टर को पढ़ने में लेंथी चैप्टर है, कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगने हैं, 2 से 2.5 घंटे, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, रिवीजन भी करोगे तो इतना टाइम लग ही जाता है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3 घंटे हो गए। उसके जब 1 लाइनर को इनके पढ़ोगे तो आपका लगभग 40-45 मिनट यहाँ लगेगा। इतना उत्तराखंड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो सेक्शन है वो लेंथी है, और मतलब और चीजों के कंपैरिजन में उसमें ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो इस चीज को भी आपने अपने दिमाग पे सेट करके रखना है, यानी हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है ये आप लोगों के दिमाग पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चीज है बच्चों 1 लाइन उत्तराखंड के बाद, वो आती है जनरल स्टडी वाली, यानी जीएस का पोर्शन आता है। जीएस के पोर्शन में आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो। अब देखिए जीएस में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या देखा था, पॉलिटियन, शायद मेरे ख्याल से इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। आज हम किसको देखेंगे, हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री के बाद किसको, साथ में वो हिस्ट्री एंड पॉलिटी। हिस्ट्री वाले पोर्शन में आइए आप, हम लोग देखना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने क्या कहा था, ब्रिटिश शासन 1857 की क्रांति वगैरह पढ़ना, भारत में राष्ट्रवाद का विकास आपको दे दिया था शायद मैंने, जिसमें मैंने कहा था कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उदारवादी अतिवादी, ये पढ़ा रखा है मैंने सब, ठीक है। लॉर्ड कर्जन और उसकी नीतियां। तो आज एक काम करना ना, आप भारत में राष्ट्रवाद के विकास वाला जो टॉपिक दिया पूरा एंड कर दो इसको, पूरा एंड मतलब माल्ले मिंटो सुधार तक। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने, देखिए भारतीय राष्ट्रीय विकास के कारण क्या थे, अवधारणा जो थी मैंने आपको पढ़ाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके अलावा उदारवादी और अतिवादी दल कौन से थे, क्या इनका काम था, लॉर्ड कर्जन के बारे में और उसकी नीतियों के बारे में। इसके अलावा बंगाल विभाजन कारण क्या था, क्या हुआ था उसमें, स्वदेशी आंदोलन क्या था, मुस्लिम लीग कहाँ स्थापित हुआ था, किसने स्थापित किया था, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन 1907 में कैसे हुआ, माल्ले मिंटो सुधार। यानी भारत में राष्ट्रवाद का विकास आज आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, और ये तो आपको घटना चक्र और वहां भी मिल जाएगा कि इसमें इसको ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव या लुसेंट के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा है तो वहां से भी ये चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से। इतना आप पढ़ना है किसमें, हिस्ट्री वाले पोर्शन में। इसके अलावा आता है आपको बच्चों पॉलिटी। आज क्या चलेगा आपका, पॉलिटी। पॉलिटी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा आपका बचा होगा। देखो हमने क्या कर लिया था पॉलिटी में, पंचायती राज तक भी हमने कंप्लीट कर दिया, जब मैंने कहा था कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल वाला चैप्टर पढ़ना है और नागरिकता, इन दोनों चैप्टर्स को आप एंड कर दोगे आज, ठीक है। दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा है नहीं। नागरिकता किस भाग में है, कौन सा मतलब किस ईयर में नागरिकता कानून बना, और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल वाला चैप्टर उसी
राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल। इन 2 चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो ये आपके लिए और भी क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा, यानी कहीं ना कहीं आपको इससे एक प्रकार का बेनिफिट ही होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो आता है जीएस के बाद वो आता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। मैंने आपसे क्या कहा, रीजनिंग रैंडमली करते रहो, अपने माइंड को आपने एक्टिव करना है, क्योंकि 20 नंबर की 10 नंबर की जो इसने रीजनिंग पूछी थी, अगर इसी आधार पर हम चलें तो अपने दिमाग को ऐसा बनाना, आपने एक एक्टिव मोड पे लाना है। यानी माइंड अगर आपका एक्टिव होगा तो मान के चलिए आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। माइंड ही एक्टिव नहीं है तो वहां के क्वेश्चन भी गलत कर जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछे। इसलिए रीजनिंग के लिए आपको इस दिमाग को, इस खोपड़िया को एक्टिव रखना है। अब खोपड़िया एक्टिव होगी तो आप आने वाले क्वेश्चन जो नहीं भी आ रहे हैं उन पर थोड़ा दिमाग लगा, क्योंकि नाम ही तर्क शक्ति है। आप जो चैप्टर सीख सकते हैं वो कौन सा था, कैलेंडर, वो मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्शन वाला वो मैंने आपको बता रखा है, काउंटिंग ऑफ फिगर वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा रखे थे, ब्लड रिलेशन वाले वो कराए थे। तो ये बेसिक चैप्टर है जो आपको पता होने चाहिए। अब वो वहां इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, ये आएगा वो आएगा, अलाना फलाना ढिमकाना, इन चीजों को कहां से पढ़ोगे। इसीलिए रीजनिंग बेसिकली जो चैप्टर मिलता है आपको वो करते जाइए जो सिलेबस में है। ठीक है, और इससे क्या होगा, माइंड आपका क्या रहेगा, एक्टिव मोड पे रहेगा। तो रीजनिंग आप ऐसे करना। और कंप्यूटर में जो आपको है बच्चों, कंप्यूटर में आप लास्ट यूनिट में आ जाइए, मतलब जो इसमें आप जो भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये कंप्यूटर के सिलेबस में ये पोर्शन पढ़ना चाहिए, वो अब मैं इंडिविजुअल, क्योंकि यूनिट वाइज दे रखे हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो चीज़ मैंने करा रखी है आपको 14-15 क्लासेस कंप्यूटर की, वहाँ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। या वहाँ नहीं मिल पाती आप गूगल से सर्च कीजिए, गूगल पर नहीं मिल पाती कि किसी किताब से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना सिलेबस से। ठीक है, या कभी कंप्यूटर के फुल फॉर्म पढ़ दिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ दी, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है। 1 घंटे आप लगभग रीजनिंग करो, लगभग ठीक है ये, और लगभग 30-35 मिनट आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1.5 घंटे का समय आप यहाँ दोगे तो आपका अच्छा खासा क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों, और इस चीज को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, लगातार इन चीजों पे काम करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होंगी, फायदेमंद होंगी। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपकी समझ आई होंगी, आप इस पर काम करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।